Dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्र, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग मेजर मेथड्स और मेजर स्ट्रैटेजीज ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा की प्रमुख विधियां या पर्यावरणीय शिक्षा की जो प्रमुख व्यूह रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उस सीरीज में, उस श्रृंखला में हम सभी लोग इन्वायरमेंटल जो वर्कशॉप्स होते हैं अर्थात पर्यावरणीय कार्यशाला या पर्यावरणीय जो कार्यगोष्ठियां होती हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज और कंडक्ट अ वर्कशॉप, एक किसी भी कार्यशाला का आयोजन कैसे कर सकते हैं, उसका संचालन कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्कशॉप मेथड, जो भी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है या कार्यशाला जो शिक्षण विधि है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, कार्यशाला विधि का जो हम यूज करते हैं उससे क्या क्या लाभ हैं, गुण क्या है, एडवांटेज क्या है, उसकी मेरिट्स क्या है, और साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वर्कशॉप मेथड अर्थात जो कार्यशाला विधि है इसकी सीमाएँ क्या क्या है, इसकी डीमेरिट्स क्या क्या है या इसके लिमिटेशन। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि पर्यावरणीय शिक्षा की जो प्रमुख विधियां या व्यूह रचनाएं हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं, व्हाट आर द मेजर मेथड्स और स्ट्रेटजीज ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। उसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि जो प्रमुख विधियां हैं उसमें डिस्कशन आता है, सेमिनार आता है, वर्कशॉप आता है, डायलॉग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, फील्ड सर्वेज आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं और एग्जीबिशंस आते हैं। तो इन सभी 8 विधियों में से हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन की चर्चा कर चुके हैं, साथ ही साथ हम सभी लोग सेमिनार की चर्चा कर चुके हैं और आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग वर्कशॉप या कार्यशाला की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व की कक्षाओं में, पिछले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कशन और सेमिनार की विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल वर्कशॉप या पर्यावरणीय कार्यशाला की व्हाट इज द वर्कशॉप, कार्यशाला होता क्या है वास्तव में, वर्कशॉप्स या कार्यशाला जो है हम किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्कशॉप या कार्यशाला जो है यह जो है एक गेट टुगेदर टाइप का होता है। वर्कशॉप इज अ गेट टुगेदर फॉर सम क्रिएटिव एजुकेशनल एक्टिविटी व्हाइल डिस्कशन डिमांड्स मस्ट टॉक, अर्थात जो डिस्कशन होता है, चर्चा परिचर्चा होती है, इसमें बातचीत जरूरी होता है। लेकिन जो वर्कशॉप होते हैं, कार्यगोष्ठियाँ या कार्यशालाएँ होती हैं, इसमें कुछ क्रिएटिव एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है, अर्थात यहाँ पे जो बल होता है वह शैक्षणिक गतिविधियों पे बल होता है। और ये शैक्षिक गतिविधियाँ जो होती हैं यह कुछ क्रिएटिव होती हैं, रचनात्मक होती हैं। तो वर्कशॉप इज अ गेट टुगेदर फॉर सम क्रिएटिव एजुकेशनल एक्टिविटी व्हाइल डिस्कशन डिमांड मस्ट टॉक, अर्थात कार्यशाला जो होता है इसमें कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ अनिवार्य रूप से होती हैं, रचनात्मक शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं, इसलिए इसको हम कार्यशाला बोलते हैं कि उसमें कुछ हम एजुकेशनल एक्टिविटी करते हैं, कुछ गतिविधियां करते हैं। और यह एक मिलन समारोह के जैसा होता है, अर्थात मिलन समारोह का मतलब है कि एक गेट टुगेदर होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं या जो विद्यार्थी होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनका गेट टुगेदर होता है और मिल करके वे कोई न कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई न कोई गतिविधि करते हैं। जबकि हम लोग अगर डिस्कशन की बात करते हैं, चर्चा पर चर्चा की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा बल जो होता है बातचीत पर होता है। वर्कशॉप इज अ स्टॉप फॉर वर्क, इट इज़ एन एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक, अर्थात वर्कशॉप जो है क्या है, इट इज स्टॉप फॉर वर्क। और यह क्या होती है, ये गतिविधि उन्मुख तकनीकी है। जो कार्यशाला है, कार्यगोष्ठी होती है, वर्कशॉप जो होता है यह एक एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक होता है, इसलिए इसको हम शॉप फॉर वर्क भी कर सकते हैं, अर्थात वर्क या कार्य करने का शॉप। A workshop is a miniature form of society in which some people sit face to face with some purposes, अर्थात जो कार्यशालाएं होती हैं इसको हम लोग मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी या समाज का लघु रूप भी कह सकते हैं, जिसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं या फिर जो भी विद्यार्थी होते हैं, वे किसी विशिष्ट उद्देश्य पे, किसी विशिष्ट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आमने सामने बैठते हैं। तो इस तरह से कार्यगोष्ठी समाज का एक लघु रूप है जिसमें कुछ व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर के आमने सामने बैठते हैं। अगर हम लोग परिभाषित करने की बात करें, वर्कशॉप को डिफाइन किया जाए तो वर्कशॉप इज डिफाइंड एज असेंबल्ड ग्रुप ऑफ 10 or 25 persons who share a common interest or problem. They meet together to improve their individual skill of a subject through intensive study, research, practice and discussion, अर्थात
जो वर्कशॉप होता है, जो कार्यशाला होता है, यह क्या है, एक असेंबल्ड ग्रुप ऑफ 10 to 25% अर्थात 10 से लेकर के 25 जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, वे गेट टुगेदर करते हैं। और ये जो व्यक्ति होंगे, इनकी जो समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी या इनका जो इंटरेस्ट एरिया होगा वह एक ही होता है। ये सभी मिल करके किसी भी टॉपिक पे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इंटेंसिव स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिसर्च करते हैं और साथ साथ डिस्कशन भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग वर्कशॉप को डिफाइन कर सकते हैं कि वर्कशॉप इज डिफाइंड एज असेंबल्ड ग्रुप ऑफ 10 और 25 पर्सन्स हु शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट और प्रॉब्लम। कार्यशाला को 10 से 25 व्यक्तियों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी रुचि या समस्या एक जैसी होती है। दे मीट टुगेदर टू इम्प्रूव देयर इंडिविजुअल स्किल्स ऑफ सब्जेक्ट थ्रू इंटेंसिव स्टडी, रिसर्च, प्रैक्टिस एंड डिस्कशन। वे गहन अध्ययन, शोध, अभ्यास और चर्चा के माध्यम से किसी विषय पर अपने व्यक्तिगत कौशल को निखारने के लिए एकत्रित होते हैं। The workshops are organized to develop the psychomotor aspects of the learner regarding practice of new innovations in area of education। जिस भी हम एजुकेशन के जिस भी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं, अधिकांशतः वह क्या होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, नवीन होते हैं, नवाचारों से संबंधित होते हैं। और उस पर जो भी वर्कशॉप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कार्यशाला में जो भी प्रतिभागी होते हैं, उनके साइकोमोटर डोमेन, जिसको हम लोग कहते हैं मनोशारीरिक पक्ष या मनोक्रियात्मक पक्ष, उन मनोक्रियात्मक पक्षों या साइकोमोटर एस्पेक्ट्स का हम लोग डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं वर्कशॉप या कार्यशाला के माध्यम से। सो द वर्कशॉप्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू डेवलप द साइकोमोटर एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्नर रिगार्डिंग प्रैक्टिस ऑफ न्यू इनोवेशंस इन एरिया ऑफ एजुकेशन। कार्यशालाओं का आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में नए नवाचार या न्यू इन्वेशंस के अभ्यासों के संबंध में विद्यार्थियों के मनोशारीरिक या मनोक्रियात्मक पहलुओं को विकसित करने के लिए किया जाता है। Participants are expected to do some practical work to produce instructional teaching and testing materials। अर्थात अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो वहाँ पर जो भी वर्कशॉप्स होते हैं, जो भी कार्यशालाएं होती हैं, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको कुछ व्यवहारिक कार्य करने होते हैं, कुछ प्रायोगिक कार्य करने होते हैं और उस कार्य को करके उनको कुछ प्रोड्यूस करना पड़ता है, कुछ टेस्टिंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को उनको बनाना पड़ता है, प्रयोग कर करके, व्यवहारिक कार्य करके या प्रैक्टिकल करके। तो जो कार्यशाला के प्रतिभागी होते हैं, उन प्रतिभागियों से निर्देशात्मक शिक्षण और परीक्षण सामग्री तैयार करने के लिए कुछ प्रायोगिक कार्य, व्यवहारिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है कार्यशाला में। अर्थात जो कार्यशाला होता है, जो वर्कशॉप होता है, उसमें कुछ न कुछ व्यवहारिक कार्य, प्रायोगिक कार्य जो है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वे मिल करके करते हैं और उसी के माध्यम से वे लर्निंग करते हैं, सीखते हैं और अंत में कुछ न कुछ वे प्रोड्यूस करते हैं, कुछ न कुछ वे बना पाते हैं। अर्थात या फिर उनके अंदर किन्हीं न किन्हीं गुणों का, कौशलों का, स्किल्स का डेवलपमेंट या विकास हो पाता है, जिसको करके सीखते हैं। The term workshop has been borrowed from engineering. In these workshops, persons have to do some task with their hand टू प्रोड्यूस समथिंग। अगर हम लोग वर्कशॉप शब्द की बात करें, इतिहास की बात करें, तो यह जो शब्द है, यह जो वर्ड है वर्कशॉप या कार्यशाला, यह जो है इंजीनियरिंग से लिया गया है। और इंजीनियरिंग में जो कार्यशालाएं होती हैं, वर्कशॉप होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो लोग कार्यशालाओं में होते हैं वो कुछ न कुछ अपने हाथों से कार्य करते हैं और कार्य करके ही समाधान ढूंढते हैं। तो इस तरह से कार्यशाला वर्कशॉप सब जो है वो इंजीनियरिंग से लिया गया है। इन वर्कशॉप में लोगों को कुछ उत्पादन करने के लिए अपने हाथों से कुछ काम करना होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय बस इतना ही है कि जो भी कार्यशाला होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वे कुछ कोई न कोई टास्क जो है अपने हाथों से करते हैं और उस टास्क को कर करके वे किसी न किसी स्किल्स को सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात करें तो अगर मान लीजिए कोई एक कार्यशाला है, वर्कशॉप है ऑन द क्वेश्चन बैंक पे कि कैसे क्वेश्चन बैंक डेवलप किया जाएगा, इस पर यदि हम लोग कोई वर्कशॉप या कार्यशाला कराते हैं तो क्या होगा, उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको यह सिखाया जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करेंगे, हाउ वी कैन प्रिपेयर क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को फ्रेम करना सिखाया जाएगा। और प्रश्न जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वे प्रश्नों को निर्माण करना सीखेंगे, प्रश्नों को निर्माण करने में कौन कौन सी बारीकियां होती हैं उसको सीखेंगे और फिर कुछ प्रश्नों को तैयार करेंगे। कुछ प्रश्नों को तैयार करके एक क्वेश्चन बैंक का भी निर्माण कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक वर्कशॉप्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन एजुकेशन टू प्रिपेयर क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट्स
द डिजाइनर्स आर गिवन नॉलेज एंड ट्रेनिंग फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस इन द वर्कशॉप। शिक्षा जगत में प्रश्न बैंक कार्यशाला की बात की जाए तो प्रश्न बैंक या क्वेश्चन बैंक कार्यशालाओं का आयोजन जो भी विषय होगा उस विषय पर प्रश्न तैयार करने के लिए किया जाता है। अब इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न निर्माता होंगे कार्यशाला में भी प्रश्नों को तैयार करने का ज्ञान, अर्थात वो सीखेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि जब हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरते हैं, प्रश्नों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रश्नों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए, किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण नहीं करने चाहिए, इन सब चीज़ों को सीखेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे और उसके बाद जो है खुद वे प्रैक्टिस करेंगे, खुद वे प्रश्नों का निर्माण करेंगे किसी भी कार्यशाला में। प्रश्नों का निर्माण करके वे क्वेश्चन बैंक या प्रश्न बैंक का भी निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय यह है कि कार्यशाला या वर्कशॉप वह होता है जिसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी को करके कुछ न कुछ प्रायोगिक कार्य करके वे स्किल को या कौशलों को सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्कशॉप मेथड या कार्यशाला विधि के क्या उद्देश्य होते हैं। तो जो कार्यशाला विधि का उद्देश्य होता है वह मुख्य रूप से उसके दो डोमेन होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन एंड द सेकेंड वन इज साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है कि जिसमें विद्यार्थी या जिसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होती है, ठीक है। उनका संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत वो विद्यार्थी उस टॉपिक या उस विषय के संबंध में जानते हैं, सीखते हैं। और जो साइकोमोटर डोमेन होता है, साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत वे कुछ न कुछ करके, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके, व्यवहारिक कार्य करके वे उस टॉपिक के बारे में सीखते हैं। तो इस तरह से कार्यशाला का जो उद्देश्य होगा उसके मुख्य रूप से दो डोमेन है। द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन या संज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन टीचिंग प्रोफेशन। अगर हम लोग टीचिंग प्रोफेशन की बात करें, एजुकेशन की बात करते हैं, तो शिक्षण पेशे में समस्या का समाधान करना वे सीखते हैं कार्यशाला के माध्यम से। द सेकेंड वन इज टू प्रोवाइड द फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड फॉर इंस्ट्रक्शनल एंड टीचिंग सिचुएशंस। अर्थात जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें अनुदेशात्मक या निर्देशात्मक और शिक्षण स्थिति के लिए दार्शनिक और समाजशास्त्री पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी जाती है। अर्थात जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, जो भी उस टॉपिक होगा उस टॉपिक के संबंध में जो फिलोसफिकल या सोशियोलॉजिकल जो नॉलेज होता है, जो उसकी बैकग्राउंड होती है, वो सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स को बताई जाती है, उनको सिखाया जाता है। तो ये सब क्या आएंगे जब पार्टिसिपेंट्स को किसी टॉपिक के सोशियोलॉजिकल और फिलोसफिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है, तो ये सब उसके कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अगला हो सकता है टू आइडेंटिफाई द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। वर्तमान संदर्भ में कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्य हो सकते हैं, उन उद्देश्यों की पहचान करना या उसके बारे में बताया जाता है, तो ये भी कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। द नेक्स्ट वन इज टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द यूज ऑफ थीम एंड प्रॉब्लम। जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी थीम होता है, जो भी विषय होती है, जो समस्या होती है, उन समस्याओं के उपयोग और उसके संबंध में समझ को विकसित करना। अगर अंडरस्टैंडिंग की हम लोग बात करते हैं, कॉग्निशन की बात करते हैं, तो ये सब कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। तो जब भी कोई भी किसी भी कार्यशाला का आयोजन होता है तो सबसे पहले उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास किया जाता है और उसके बाद साइकोमोटर डोमेन की बात की जाती है। या फिर वे जब करके सीखते हैं, प्रायोगिक कार्य करके सीखते हैं, व्यवहारिक कार्य करके सीखते हैं, तो उसके क्या होता है, उसके साइकोमोटर डेवलपमेंट जो ऑब्जेक्टिव होती है वो फुलफिल होती है, साइकोमोटर डोमेन का डेवलपमेंट होता है। और जब उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, उसके इतिहास के बारे में, उसके पृष्ठभूमि के बारे में, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। जो दूसरा होगा दैट इज साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव या मनोगत्यात्मक उद्देश्य। जो सेकंड वन हो क्या है, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव या मनोगत्यात्मक उद्देश्य। इसका क्या उद्देश्य होता है, टू डेवलप द प्रोफिशिएंसी फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। शिक्षण एवं अनुदेशात्मक गतिविधियों की योजना बनाने एवं आयोजन की दक्षता विकसित करने के लिए जो है किसी भी कार्यशाला का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो भी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग होंगी टीचिंग में, जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए, अर्थात गतिविधियों को करने के लिए, उन गतिविधियों की कैसे योजना बनाएंगे, कैसे करेंगे और कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी उनमें डेवलप होगी, इन सब के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो ये जो है वर्कशॉप के साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। द नेक्स्ट वन इज टू डेवलप द स्किल्स टू परफॉर्म अ टास्क इंडिपेंडेंटली। जो भी कार्यशाला के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके अंतर्गत वो क्षमता विकसित की जाती है, वो कौशल विकसित किया जाता है जिससे वे स्वतंत्र रूप से उस कार्य को कर सकें। द नेक्स्ट वन इज टू डिटरमाइन एंड यूज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज इफेक्टिवली। जो भी शिक्षण रणनीतियाँ या टीचिंग मेथड्स सिखाए गए हैं शिक्षक को, उन
टीचिंग मेथड्स का, टीचिंग स्ट्रेटजीज का कैसे प्रभावी ढंग से कैसे उसका प्रयोग कर सकेगा, उसको जब हम सिखाते हैं कार्यशाला में, वर्कशॉप में, तो वो भी साइकोमोटर डोमेन या साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है कि शिक्षण रणनीतियों का निर्धारण और उनका प्रभावी प्रयोग कैसे कोई भी पार्टिसिपेंट शिक्षक करता है। द थर्ड नेक्स्ट वन इज टू ट्रेन द पर्सन्स फॉर यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ टीचिंग। शिक्षण के विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों को हम प्रशिक्षित करते हैं कार्यशाला के अंतर्गत कि जो भी अप्रोचेज ऑफ टीचिंग हो सकते हैं, डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ टीचिंग, उसके अनुसार आप कैसे शिक्षण कार्य करेंगे। तो ये तो एजुकेशन के फील्ड में जो सामान्य रूप से कार्यशालाएं होती हैं, उन कार्यशालाओं का क्या उद्देश्य हो सकता है, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि जो डेवलपमेंट के डोमेन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन। तो हम लोगों ने कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव की बात की, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव की बात की। जो तीसरा है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं अफेक्टिव डोमेन, तो जो कार्यशाला होता है उस कार्यशाला के माध्यम से अफेक्टिव डोमेन का विकास बहुत कम होता है, तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो इसलिए इसको नोट, जनरली ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड विद अफेक्टिव डोमेन आर नॉट सपोज टू बी अचीव्ड थ्रू द वर्कशॉप। अर्थात वर्कशॉप के द्वारा, कार्यशाला के द्वारा जो है अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष या भावात्मक उद्देश्यों का विकास नहीं हो पाता है। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज और कंडक्ट ए वर्कशॉप। कार्यशाला का आयोजन हम कैसे कर सकते हैं या कार्यशाला का संचालन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन कंडक्टिंग अ वर्कशॉप। कार्यशाला या कार्यगोष्ठी का संचालन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने दिमाग में जो निम्नलिखित बातों को रख लेना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? द फर्स्ट वन इज कि जो भी हम कार्यशाला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो भी हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वे वेल डिफाइंड होने चाहिए, पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्कशॉप शुड बी क्लियर, वेल डिफाइंड। कार्यगोष्ठी के या कार्यशाला के जो उद्देश्य होने चाहिए वो पूरी तरह से परिभाषित होने चाहिए, पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि कार्यशाला एक प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ सके। द सेकेंड वन इज अ स्पेसिफिक प्लान फॉर द वर्कशॉप शुड बी डेवलप्ड इन एडवांस। कार्यशाला या कार्यगोष्ठी के हम आयोजन करते हैं तो उसका एक तो हमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा, पूरी तरह से क्लियर करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमको पहले से ही प्लानिंग बना के चलनी पड़ेगी। अर्थात कार्यगोष्ठी या कार्यशाला का एक निश्चित योजना पूर्व में ही हमें बना लेनी चाहिए। मीन्स ऑर्गेनाइज करने के पहले ही हमको प्लानिंग कर लेनी होगी कि हम कैसे कार्यशाला या कार्यगोष्ठी को आगे बढ़ाएंगे, उसका आयोजन कैसे करेंगे। इन ऑर्गेनाइजिंग अ सक्सेसफुल वर्कशॉप स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड ऑन द फॉलोइंग टास्क। वे जो प्रमुख बातें हैं, प्रमुख तैयारियां हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए किसी भी कार्यशाला या कार्यगोष्ठी का आयोजन करने के पहले, वे हैं द फर्स्ट वन इज प्री प्रिपरेशन या पूर्व तैयारी। प्री प्रिपरेशन हमेशा करनी चाहिए। प्री प्रिपरेशन या पूर्व तैयारी को हम लोग प्लानिंग भी कह सकते हैं। और प्लानिंग या तैयारी जो है वो कार्यगोष्ठी के आयोजन के पूर्व में किया जाता है कि हम किस विषय पे या किस टॉपिक पे हम कार्यगोष्ठी का आयोजन करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कौन कौन से एक्सपर्ट्स होंगे, पार्टिसिपेंट्स कौन से होंगे, किस लेवल का जो ये वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप किन के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इन सब बातों का हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं और उसके लिए हम प्रॉपर समय लिया जाता है। उसके बाद आता है द सेकेंड वन इज वर्कशॉप एक्टिविटीज या कार्यगोष्ठी के कार्य। अर्थात जब कार्यगोष्ठी या कार्यशाला चल रही होगी तो उसमें हम कौन कौन सी गतिविधियां कराएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराएंगे, और उसकी एक पहले से ही प्लानिंग हमको बना लेते हैं। जो प्रिपरेशन या प्लानिंग बनाए रहते हैं उसको हम मूर्त रूप देते हैं कार्यगोष्ठी के कार्य के रूप में। और जब हमारी जो कार्यगोष्ठी है 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की जो भी होती है, जब समस्त गतिविधियां हो जाती हैं तो लास्ट में उसका क्लोजिंग एंड इवैल्यूएशन होता है। अर्थात अंत में जब हम उसका क्लोजिंग करेंगे, और क्लोजिंग करने पे हम क्या होता है, जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उसके आधार पे हम उसका मूल्यांकन भी करते हैं, और जो ग्रुप्स होते हैं उनका प्रेजेंटेशन भी कराया जाता है। तो इन सब के आधार पे हम उस कार्यगोष्ठी का मूल्यांकन भी हमें अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो मुख्य जो बातें हैं वो क्या है, सबसे पहले कार्यगोष्ठी या कार्यशाला कराने के पूर्व हमें उसका प्लानिंग कर लेना चाहिए, प्री प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। फिर वर्कशॉप में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, गतिविधियाँ होंगी, उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड देन क्लोजिंग और इवैल्यूएशन भी प्रॉपर तरीके से कराना चाहिए। किसी भी कार्यशाला का जो आउटपुट निकल के आता है उसके मूल्यांकन के द्वारा ही निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं। एडिक्वेट एकोमोडेशन अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द पार्टिसिपेंट्स। अर्थात जो कार्यशाला में प्रतिभागी आएंगे उन प्रतिभागियों के
रहने की समुचित व्यवस्था हो, उनके भोजन की समुचित व्यवस्था हो, इससे ये सब पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए कि पार्टिसिपेंट्स कहाँ पर रुकेंगे, उनके भोजन की, आवास की क्या क्या व्यवस्था हो, प्रॉपर जो है हमें समय प्रॉपरली जो है पार्टिसिपेंट्स को सूचित कर देना चाहिए, उसका अरेंजमेंट अच्छे से करना चाहिए। तो कार्यशाला के प्रतिभागियों के रहने और भोजन कि समुचित प्रबंध होना चाहिए। द वर्कशॉप इन्वायरमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन एंड ए फ्रेंडली स्पिरिट। सबसे बड़ी बात है कि जब हम कार्यशाला का आयोजन कर रहे हो तो जो कार्यशाला का वातावरण हो, कार्यशाला का पर्यावरण या हो, वो कैसा होना चाहिए, वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, फ्रेंडली स्पिरिट होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि कार्यशाला का जब हम आयोजन करें तो वहाँ का वातावरण सहयोग और मैत्रीपूर्ण भावना पर बेस्ड होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी कार्यशाला का आयोजन करने के पूर्व। अब हम जब किसी कार्यशाला का आयोजन करते हैं या किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो हमें कुछ कमेटी बनानी पड़ती है। तो वर्कशॉप कमेटी या कार्यशाला समिति भी हमको बनानी पड़ेगी, और जो भी कार्यशाला समिति बनेगी उसमें कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ जो है पद दिए जाते हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो पहला पद होता है जिसके ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है, वो होती है संयोजक और सह संयोजक की। जो कुछ एक कन्वीनर या एक से अधिक, दो कन्वीनर भी बना सकते हैं, एक कन्वीनर होगा और उसकी सहायता के लिए हम को कन्वीनर बनाते हैं। तो किसी भी कार्यशाला या कार्यगोष्ठी के आयोजन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों सदस्यों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्वीनर या को कन्वीनर। जो संयोजक और सह संयोजक होते हैं, यही मिल करके पूरे कार्यगोष्ठी या कार्यशाला या वर्कशॉप की प्लानिंग करते हैं और इसकी प्लानिंग करने के बाद उसके एग्जीक्यूशन भी वही करते हैं, और लास्ट में उसका इवेल्युएशन और रिपोर्टिंग सब कुछ जो है सह संयोजक और संयोजक के द्वारा ही किया जाता है। जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों में लीड रोल कन्वीनर और को कन्वीनर का होता है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं व्यक्ति, वे कौन होते हैं, पार्टिसिपेंट्स। बिना पार्टिसिपेंट्स के, बिना सहभागी के तो कोई कार्यशाला हो ही नहीं सकती। तो प्रतिभागी या संभागी जो होंगे, पार्टिसिपेंट्स जो होंगे, वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जो हम कार्यशाला करा रहे हैं वह किस स्तर का है, किस लेवल का है, किनके लिए है। और जो भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनको हम पहले प्रॉपर पर्याप्त समय पहले उनको हम सूचित कर दें, टॉपिक के बारे में बता दें, उसका हम थोड़ा प्रचार प्रसार भी हमको करना चाहिए। और जो भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनके लिए हमारे पास अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उनके रुकने के लिए, अर्थात आवास के लिए, भोजन की सभी में उनके लिए बस कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वे निश्चिंत होकर के कार्यशाला में प्रतिभाग कर सकें। इसके साथ साथ जब हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं तो उनको सिखाएगा कौन, उनको बताएगा कौन। तो हमें एक्सपर्ट्स या लेक्चरर की आवश्यकता होती है। जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी विषय विशेषज्ञ होंगे, जो भी एक्सपर्ट्स होंगे, जो भी ट्रेनर होंगे, उनको भी हमें लिस्टिंग कर लेनी चाहिए कि वे कौन कौन से एक्सपर्ट्स हैं। उनको प्रॉपर समय पहले जो है आमंत्रित कर लेना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स या लेक्चरर या विशेषज्ञों की आवश्यकता, प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। उसके बाद जब हमारा कार्यशाला चल रहा होता है, सब कुछ चलता है, गतिविधियाँ चलती हैं, तो उसमें हमें उन गतिविधियों का अंत में मूल्यांकन भी होना चाहिए। बिना मूल्यांकन के उस कार्यशाला का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए लास्ट में हमें कुछ इवैल्यूएटर्स भी रखने पड़ेंगे, मूल्यांकनकर्ता भी रखने पड़ेंगे, जो उस कार्यशाला का मूल्यांकन करेंगे। और पूरी जो भी कार्यशाला चलती है, एक दिन 2 दिन में जितने भी सेशंस में चलती है, उनके लिए हमारे पास प्रतिवेदक लेखन भी होने चाहिए, तब प्रतिवेदन लेखक भी होने चाहिए, रिपोर्टियर्स भी होने चाहिए, जो पूरे कार्यशाला का रिपोर्ट तैयार करते हैं। और साथ ही साथ कार्यशाला में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए हमें तकनीशियन की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इनकी भी व्यवस्था हमें कर लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कन्वीनर एंड को कन्वीनर, पार्टिसिपेंट्स, एक्सपर्ट्स और लेक्चरर, इवैल्यूएटर्स, रिपोर्टियर्स, टेक्नीशियन, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है किसी भी कार्यशाला के आयोजन में। और ही कार्यशाला की समिति जो बनाई जाती है, उस कार्यशाला की समिति में कन्वीनर, को कन्वीनर होते ही हैं। इसके साथ साथ बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं, इवैल्यूएटर्स हैं, रिपोर्टियर्स हैं, इन सबको भी हम कार्यशाला समिति में स्थान देते हैं। अब चलिए कार्यशाला का आयोजन करेंगे कैसे। प्रोसीजर ऑफ वर्कशॉप मेथड, कार्यशाला विधि की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट वर्कशॉप थीम सब्जेक्ट बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। अगर जब कार्यशाला का आयोजन कर रहे होते हैं तो जो पहला सेशन होता है, पहला सत्र होता है, उस सत्र में जो भी थीम होता है कार्यशाला का या जो भी सब्जेक्ट होता है, उसके संबंध में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं, वे उसके बारे में पार्टिसिपेंट्स को बताते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हो गया कॉग्निटिव डोमेन का। उसके बाद ग्रुप फॉर्मेशन किया जाता है, अर्थात जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, प्रतिभागी जो होते हैं, उनको जो है छोटे छोटे ग्रुप्स में
उनका जो छोटा छोटा समूह बनाया जाता है। तो पार्टिसिपेंट्स विल स्प्लिट अप इनटू द ग्रुप, समूह निर्माण अर्थात प्रतिभागियों के समूहों को विभाजित किया जाएगा, प्रतिभागियों को लेकर के छोटे छोटे समूह बनाए जाएंगे। अब जब समूह बना रहे होंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि पार्टिसिपेंट्स विल आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड कंटेक्स्ट एलिमेंट दैट दे फाइंड रिलेवेंट एज वेल एज क्वेश्चंस दैट अराइज, अर्थात प्रतिभागी उन संदर्भ तत्वों की पहचान करेंगे और उन्हें दर्ज करेंगे जो उन्हें प्रासंगिक लगते हैं, साथ ही उठने वाले प्रश्नों को भी। जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका यह काम होगा कि वे डिस्कस करें और जो भी संदर्भ तत्व आते हैं, कंटेक्स्ट आते हैं, उसको भी वे नोट करते चलें। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस उनके मन में उठते हैं, जो लेकिन क्वेश्चंस रिलेवेंट होने चाहिए, प्रासंगिक जो प्रश्न होते हैं उनको भी वे नोट करते चलें, जिससे कि वे डिस्कस कर सकें, आपस में डिस्कस कर सकें और एक्सपर्ट्स के साथ भी डिस्कस कर सकें, उनसे पूछ सकें। नेक्स्ट, ईच ग्रुप विल एग्री अमॉन्ग द ग्रुप मेंबर्स दैट कंटेक्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट द कोर व्हेन अडॉप्टिंग टीचिंग मेथड्स, अर्थात प्रत्येक समूह के सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि इस शिक्षण विधि को अपनाते समय कौन सी संदर्भ तत्व मूल तत्व के रूप में निकल कर आए। अर्थात जो भी ग्रुप बनता है, जो भी समूह बनता है, उस ग्रुप के सभी मेंबर्स आपस में डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद जो भी उनके रिजल्ट्स आते हैं, को रिजल्ट्स आते हैं, उसको जो है मूल तत्व के रूप में वे नोट करते हैं, संदर्भ तत्व के रूप में नोट करते हैं, फिर उस पर वे डिस्कस करते हैं, उस पर वो प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं अपना। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ ईच ग्रुप। हमने बताया कि जो ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप आपस में डिस्कस करेगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद जो है प्रत्येक समूह का प्रेजेंटेशन होता है, प्रत्येक ग्रुप्स का प्रेजेंटेशन होगा। सो प्रेजेंटेशन ऑफ ईच ग्रुप, प्रत्येक समूह की प्रस्तुति ली जाती है और जब प्रस्तुति चलती है, प्रेजेंटेशन चलता है, तो उसी समय जो इवैल्यूएटर्स होते हैं वे सभी ग्रुप के प्रेजेंटेशन को का इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन ऑफ ईच ग्रुप प्रेजेंटेशन, या प्रत्येक समूह की प्रस्तुति का मूल्यांकन किया जाएगा। और लास्ट में जो है जो भी रिपोर्टियर्स का रिपोर्ट होगा, जो भी इवैल्यूएटर जो होते हैं उनका जो इवैल्यूएशन होगा, और साथ साथ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, उनका जो फीडबैक होता है, इन सबको मिला करके कार्यशाला की रिपोर्ट बनाई जाती है। तो वर्कशॉप रिपोर्ट राइटिंग होता है, लास्ट में कार्यशाला रिपोर्ट लेखन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी भी कार्यशाला का जब हम आयोजन करते हैं तो इसके कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वर्कशॉप मेथड या व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ वर्कशॉप मेथड्स। अगर हम लोग एडवांटेज या कार्यशाला विधि के गुण लाभ की बात करते हैं तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है दैट इज वर्कशॉप मेथड कैन बी यूज्ड टू रियलाइज द हायर कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात जो शिक्षण के हायर उद्देश्य, उच्च संज्ञानात्मक और मनोक्रियात्मक उद्देश्य, उनको हम कार्यशाला के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कार्यशाला शिक्षण विधि का उपयोग उच्च संज्ञानात्मक और मनोक्रियात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि जो वर्कशॉप मेथड होता है इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर, इट इज़ अ लर्नर सेंटर। जो सीखने वाला होता है व्यक्ति, वो जो शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि है कार्यशाला वर्कशॉप, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी पार्टिसिपेट करता है, शिक्षार्थी ही डिस्कस करता है, और शिक्षार्थी जो होता है या लर्नर जो होता है वही प्रेजेंट भी करता है। तो चूँकि इन सब क्रियाओं को करने के बाद जो हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग होती है, हायर कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, उनकी फुलफिलनेस हो जाती है, उनकी प्राप्ति हो जाती है इस विधि में। द नेक्स्ट वन जो अगला है दैट इज वर्कशॉप मेथड इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड इंप्रूविंग प्रोफेशनल स्किल्स और कॉम्पिटेंसी। जो भी व्यावसायिक कौशल होते हैं, व्यावसायिक दक्षता होती है, उनका विकास करने में, उसमें सुधार करने में हम कार्यशाला विधि का प्रयोग कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज इन सिचुएशंस टू डेवलप द इंडिविजुअल कैपेसिटीज ऑफ ए प्रोफेशनल और टीचर। कोई भी शिक्षक है, कोई भी पेशेवर व्यक्ति है, उसके अंदर जो स्किल्स होनी चाहिए, जो कैपेसिटीज होनी चाहिए, उस व्यक्ति की कौशलों या उस व्यक्ति की क्षमताओं को विकास करने के लिए जो कार्यशालाएं होती हैं वे अवसर प्रदान करती हैं, परिस्थितियां प्रदान कर सकती हैं। अर्थात कार्यशालाओं के द्वारा किसी भी व्यक्ति की, किसी भी शिक्षक की या किसी भी विद्यार्थी की, लर्नर की, सीखने वाले की व्यक्तिगत क्षमताओं को हम विकसित कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द वर्कशॉप मेथड इनेबल्स इंस्ट्रक्टर टू फंक्शन एज द गाइड ऑन द साइड रेदर देन एज अ स्टेज ऑन द स्टेज। अर्थात जो कार्यशाला है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कार्यशाला जो होता है इट इज ए लर्नर सेंटर्ड, यह जो है क्या, शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। इसलिए इसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो शिक्षक होता है, जो प्रशिक्षक होता है, वह जो है मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। ही इज
ही इज गाइड ऑन द साइड, अर्थात वो मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, रेदर देन द स्टेज ऑन द स्टेज, मंच पर बैठे ज्ञानी की भूमिका में नहीं होता है। तो कार्यशाला पद्धति में जो प्रशिक्षक होते हैं उन प्रशिक्षकों को मंच पर बैठे ज्ञानी की बजाय मार्गदर्शक की भूमिका निभानी पड़ती है। मार्गदर्शक की भूमिका निभाने में वे उनको सक्षम बनाती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो टीचर है, गाइड है, इंस्ट्रक्टर है, वह आपका मार्गदर्शक होता है, न कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह मंच पर बैठा होता है और लेक्चर देता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट वन इज दोज यूजिंग द वर्कशॉप मेथड डू नॉट फोकस ऑन टेलिंग स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन, इंस्टेड दे एसेंशियली क्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट गाइड, डायरेक्ट एंड फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज बाय द लर्नर। अर्थात जो कार्यशाला पद्धति है, कार्यशाला पद्धति का उपयोग करने वाले छात्र छात्राओं को सिर्फ जानकारी नहीं दी जाती है, जानकारी देने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है, बल्कि क्या होता है, हम ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं कार्यशाला में, ऐसा शिक्षण अनुभव देने का प्रयास करते हैं जिससे शिक्षार्थी जो है नए ज्ञान के अर्जन में मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, निर्देशन प्राप्त कर सके और सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अर्थात जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी को, सीखने वाले को उसका निर्देशन करता है, मार्गदर्शन करता है, सुविधा प्रदान करता है, लेकिन जो सीखने वाला व्यक्ति वो स्वयं से ही एक्टिविटी को करके सीखता है। नेक्स्ट दैट इज इट डेवलप्स द फीलिंग कोऑपरेशन इन ग्रुप वर्क और अ टीम वर्क। इस विधि में चूंकि जो है ग्रुप बनाए जाते हैं और ग्रुप में जो है विद्यार्थी या सीखने वाले लर्नर्स जो होते हैं काम करते हैं, इसलिए इस विधि के द्वारा लोगों में, व्यक्तियों में या विद्यार्थियों में सहयोग और समूह में कार्य करने की जो भावना होती है, जो टीम वर्क की भावना होती है, उसका विकास भी होता है। द नेक्स्ट वन इज द वर्कशॉप मेथड फोकसेस ऑन पार्टिसिपेटरी, हैंड्स ऑन लर्निंग, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेयर एंड स्मॉल ग्रुप डिस्कशन etc. As a result, because of the active rather than the passive nature of the experience, large number of learners are motivated to participate and learn। चूंकि यह जो विधि होता है, इस विधि में विद्यार्थी ही सब कुछ एक्टिविटी करते हैं, विद्यार्थी छोटे समूह में गतिविधियां करते हैं, विद्यार्थी समस्या का समाधान करते हैं, अर्थात विद्यार्थी इसमें निष्क्रिय रहने के बजाय सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसलिए कार्यशाला विधि के द्वारा या कार्यशाला विधि में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं और इस विधि के द्वारा वे सीखने का प्रयास करते हैं। तो कार्यशाला पद्धति सहभागी व्यवहारिक शिक्षण अर्थात करके सीखना, छोटे समूह में गतिविधि करने और समस्या समाधान करने, जोड़ी और छोटे समूह में चर्चा करने आदि पर केंद्रित होता है। इसका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी निष्क्रिय रहने के बजाय सक्रिय रहकर अनुभव प्राप्त करते हैं, जिस कारण से बड़ी संख्या में विद्यार्थी कार्यशाला में भाग लेने और सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड द सिचुएशन टू स्टडी एंड सॉल्व द ओकेशनल प्रॉब्लम्स। यह जो विधि है यह व्यावसायिक समस्याओं का अध्ययन करने और उन्हें हल करने में सहायता प्रदान करता है। जो कार्यशाला विधि है, कार्यशाला विधि के द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। जब 2-4 मेंबर्स या जब समूह के सदस्य उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं तो उस टॉपिक के द्वारा जो उस प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं तो उस डिस्कशन के द्वारा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी आसानी से ढूंढा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी होती है। द नेक्स्ट वन इज इट इंट्रोड्यूस न्यू प्रैक्टिसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन, और यह शिक्षा के क्षेत्र में नई प्रथाओं और नवाचारों को बढ़ावा देता है। तो जो कार्यशाला विधि है, इस कार्यशाला विधि के द्वारा जो है इनोवेटिव अप्रोचेज को एजुकेशन के फील्ड में बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट वन इज इट इज नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज वर्कशॉप इन स्कूल्स टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन कंसिडरिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण से संबंधित समस्याओं पर विचार करने का प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक विद्यालय में कार्यगोष्ठी या वर्कशॉप का आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब हम कार्यशाला या कार्यगोष्ठी का आयोजन करते हैं तो विद्यार्थी जो है एक्टिव मोड में आकर के किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। द नेक्स्ट वन इज बाय पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कशॉप द थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलप एंड लर्निंग आल्सो बिकम्स इजियर फॉर देम। अर्थात इस विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो इस विधि के द्वारा जो विद्यार्थी होता है उसके विचार करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति विकसित होती है और जो लर्निंग होता है, अधिगम जो होता है वो और भी सरल हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज स्मॉल ग्रुप्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जब हम छोटे छोटे समूह बना करके कार्यशाला में गतिविधि कराते हैं तो इससे क्या होता है कि जो भी विद्यार्थी होते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को विचार विमर्श करने का, अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर मिलता है। प्रत्येक विद्यार्थी का पार्टिसिपेंट्स हो जाता है, प्रत्येक विद्यार्थियों की जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अपने विचारों को सबके समक्ष रख सकें। द नेक्स्ट वन इज दिस फोस्टर डेमोक्रेटिक वैल्यू इन स्टूडेंट्स, दे लर्न टू कोऑपरेट विद ईच अदर। अर्थात
इस विधि के द्वारा, कार्यशाला विधि के द्वारा जो है जो प्रजातांत्रिक गुण होते हैं उन गुणों का भी विकास होता है, क्योंकि सभी लोग आपस में मिलकर के अपने अपने विचारों को रखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और मिलजुल करके किसी न किसी कंक्लूजन पे वे पहुंचते हैं, अपना जो है निष्कर्ष निकालते हैं कार्यशाला विधि में। इसलिए यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यू या प्रजातांत्रिक गुणों का भी विकास होता है। द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स बिकम मोर इंटरेस्टेड इन वर्कशॉप बिकॉज दे आर अ चेंज फ्रॉम मोनोटोनस इन्वायरमेंट ऑफ कंटिन्यूस क्लासरूम टीचिंग। जो कंटिन्यूस क्लासरूम टीचिंग हमारी चलती है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो है जो कक्षा का वातावरण हो जाता है मोनोटोनस हो जाता है, उबाऊ हो जाता है, और उस उबाऊ वातावरण को, उस उबाऊ पर्यावरण को यदि हमें तोड़ना है तो हम कार्यशाला विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और कार्यशाला विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थियों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, विद्यार्थियों की रुचि बढ़ जाती है और विद्यार्थी इंटरेस्ट लेकर के, रुचि लेकर के कि उस नए कंसेप्ट के बारे में सीखते हैं, क्योंकि उसमें वे एक्टिव मोड में होते हैं, जबकि जो है जो कक्षाएं होती हैं अधिकांशतः उसमें विद्यार्थी जो है पैसिव मोड में होते हैं। द नेक्स्ट वन इज students get the opportunity to establish contact with the experienced and qualified persons and subject experts and benefit from their experience। जब कार्यशाला का प्रयोग किया जाता है तो कार्यशाला विधि में जो एक्सपर्ट्स आते हैं, जो विषय विशेषज्ञ आते हैं, उनसे जो विद्यार्थी संपर्क में आते हैं, उनके अनुभवों का लाभ उठाने का उनको अवसर प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों को अनुभवी तथा योग्य व्यक्तियों एवं विषय विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित करने तथा उनके अनुभवों से लाभ उठाने का उनको अवसर भी प्राप्त होता है कार्यशाला पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट गेन प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू वर्कशॉप्स। चूंकि कार्यशाला में, कार्यगोष्ठी में करके सीखने पर बल होता है, इसलिए इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होती है। नेक्स्ट वन, सिंस द डिसीजंस आर मेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स सो दे टेक एन इंटरेस्ट इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। चूंकि कार्यशाला पद्धति में पूरा का पूरा निर्णय लेने का अधिकार लर्नर्स का होता है, सीखने वाले का होता है, इसलिए इसके कार्यान्वयन में भी, जो भी डिसीजन वे लेते हैं उसके एग्जीक्यूशन में भी, उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी विद्यार्थी रुचि लेते हैं और उसका रुचिपूर्वक जो है इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी जो है पॉइंट्स रहे जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि कार्यशाला के क्या गुण हैं या क्या लिमिटेशंस। नाउ वी डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ वर्कशॉप मेथड। अब हम लोग बात करेंगे कार्यशाला पद्धति की सीमाओं की, कार्यशाला पद्धति की क्या क्या डिमेरिट्स हैं या क्या क्या लिमिटेशंस हैं। द फर्स्ट लिमिटेशन इज वर्कशॉप इन एजुकेशन आर यूजुअली सेमिनार कम वर्कशॉप और एनी थीम ऑफ अ प्रॉब्लम। अधिकांशतः होता है क्या कि शिक्षा क्षेत्र में हम कार्यशाला का आयोजन तो करते हैं, लेकिन वो कार्यशाला जो सेमिनार का रूप ले लेता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन ही होता है, न कि वहाँ पे गतिविधियों पे अधिक बल नहीं दिया जाता। सेकंड वन इज द टीचर्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज द न्यू प्रैक्टिसेस इन देयर क्लासरूम। जो हमारे ट्रेडिशनल टीचर्स हैं, पारंपरिक शिक्षक हैं, वे शिक्षक नई प्रथाओं को समझने और उन्हें अपनी कक्षाओं में लागू करने में बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, बहुत रुचि नहीं दिखाते हैं, इसलिए कार्यशाला पद्धति फेल हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज वर्कशॉप कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर लार्ज ग्रुप्स, हैंस अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी ट्रेन्ड एट वन टाइम थ्रू दिस मेथड्स। चूंकि जब हम कार्यशाला पद्धति का प्रयोग करके विद्यार्थियों को सिखाएंगे तो वहाँ पे ये बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, तो इस विधि का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे ग्रुप बना के हम कैसे कार्यशाला करा पाएंगे। तो कार्यशालाओं का आयोजन बड़े समूह के लिए नहीं किया जा सकता, इसलिए इस विधि द्वारा एक समय में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों या व्यक्तियों को हम प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं। और यदि इस विधि का प्रयोग करके हम प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे पूरी क्लास को, एक बड़े समूह को, तो हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कार्यशालाओं का आयोजन बड़े समूह के लिए नहीं किया जा सकता, इसलिए इस विधि द्वारा एक समय में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों या व्यक्तियों को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकेगा। द नेक्स्ट वन इज, जो अगला इसका डिमेरिट है, दैट इज पार्टिसिपेंट्स ऑफ वर्कशॉप्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल वर्क और टू डू समथिंग इन प्रोडक्टिव फॉर्म। कार्यशाला के जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, प्रतिभागी होते हैं, वे प्रैक्टिकल वर्क या व्यवहारिक कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और जब वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे किसी भी उत्पादक कार्य को करने में, तो फिर जो वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव है पूरी तरह से फेल हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज फॉलो अप सपोर्ट इज जनरली नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन द वर्कशॉप टेक्निक और मेथड। और कार्यशाला जो विधि है इसमें जो अनुवर्ती सहायता मिलनी चाहिए पार्टिसिपेंट्स को, वो अधिकांशतः नहीं हो पाता है। वर्कशॉप करने के बाद सब कुछ इवैल्यूएशन करने के बाद, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के बाद फिर वहाँ पे इतिश्री मान लिया जाता है, फॉलोअप नहीं होता है, तो यह भी बहुत बड़ा डिमेरिट है वर्कशॉप मेथड का। द नेक्स्ट वन इज वर्कशॉप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर पार्टिसिपेंट्स एंड स्टाफ। अगर हम कार्यशाला विधि का प्रयोग करते हैं तो जो भी प्रतिभागी हैं, जो भी शिक्षक हैं, जो भी कर्मचारी, उनको बहुत अधिक समय देना पड़ेगा, तो उतना भी समय भी हमारे पास नहीं होता है। समय की कमी होने के कारण जो है हम कार्यशाला पद्धति का प्रयोग
नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स आर नीडेड टू हैंडल पार्टिसिपेशन। भागीदारी को संभालने के लिए एक बड़ी संख्या में हमें स्टाफ की, टीचर्स की, एक्सपर्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो यह भी एक इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है। द नेक्स्ट वन इज इट डिमांड्स स्पेशल फैसिलिटीज और मटेरियल्स। जब हम कार्यशाला पद्धति का प्रयोग करते हैं तो कार्यशाला पद्धति की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो विशेष आवश्यकताएं होती हैं, विशेष सुविधाएं और विशेष सामग्रियां होती हैं, उसको फुलफिल कराना संस्थान की जिम्मेदारी बन जाती है। तो उसको यदि फुलफिल वे नहीं करा पाते हैं तो फिर भी जो है वर्कशॉप का आयोजन नहीं हो पाता है या वर्कशॉप जो है फेल हो जाता है। तो इट डिमांड्स स्पेशल फैसिलिटीज़ और मटेरियल, इसके लिए विशेष सुविधाएं और सामग्रियों की आवश्यकताएं होती हैं और यदि वे नहीं मिल पाती हैं तो कार्यशाला पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी डीमेरिट्स या लिमिटेशंस हैं कार्यशाला पद्धति की। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा किया कि जो कार्यशाला विधि है या वर्कशॉप मेथड है जिसका यूज़ हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन या इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय शिक्षा पढ़ाने में कर सकते हैं, एजुकेशन की फील्ड में समानता भी कर सकते हैं, वो विधि क्या होती है, वर्कशॉप मेथड क्या है, वर्कशॉप टीचिंग मेथड्स का ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे करेंगे, what are the objectives of workshop method, what are the advantage or merits of workshop method, and also in the end we discuss about the limitations of workshop method। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने कार्यशाला का आयोजन कैसे किया जा सकता है, उसकी कमेटी में कौन कौन से सदस्य होते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं और कार्यशाला विधि के लाभ क्या हैं, गुण क्या हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की। अब आपके लिए कुछ मूल्यांकन के प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, व्हाट क्वालिटीज डू वर्कशॉप डेवलप इन स्टूडेंट्स। कार्यगोष्ठी से छात्रों में किस प्रकार के गुण विकसित होते हैं। ऑप्शंस आर डेमोक्रेटिक क्वालिटीज, स्पोर्ट्समैनशिप, कॉम्पिटिटिवनेस या इंडिविजुअल वर्क। तो कार्यगोष्ठी के द्वारा छात्रों में कौन सा गुण विकसित होता है, हमने चर्चा किया, दैट इज डेमोक्रेटिक वैल्यू या प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्पेसिफिक बेनिफिट्स डू स्टूडेंट्स गेन फ्रॉम वर्कशॉप्स। कार्यगोष्ठी से छात्रों को क्या विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन से एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, केवल सैद्धांतिक ज्ञान या रिवार्ड्स, पुरस्कार। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर इज प्रैक्टिकल नॉलेज या व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है विद्यार्थियों को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्ट्रेंथ डज वर्कशॉप डेवलप इन स्टूडेंट्स। कार्यगोष्ठी से छात्रों में कौन सी शक्ति विकसित होती है, स्पोर्ट्स स्किल्स की, पेंटिंग की, थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स की या फिजिकल स्ट्रेंथ की। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्यगोष्ठी के द्वारा, कार्यशालाओं के द्वारा विद्यार्थियों के अंदर विचार और तर्क करने की शक्ति का विकास होता है। सो सी ऑप्शन, दैट इज थिंकिंग एंड रीजनिंग, इज द राइट ऑप्शन। थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स और विचार एवं तर्क करने की शक्ति का विकास कार्यशालाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए वर्कशॉप। कार्यगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शंस आर टू इंटरटेन, मनोरंजन करना, टू डिसाइड और प्लान प्रॉब्लम, समस्याओं पर निर्णय लेना या योजना बनाना, टू लिसन टू लेक्चर्स, व्याख्यान सुनना, या टू हैव ए कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता करना। तो जो कार्यगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य होता है दैट इज टू डिसाइड और प्लान प्रॉब्लम, समस्याओं का निर्णय लेना या योजना बनाना। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत वर्कशॉप्स के बारे में, इन्वायरमेंटल वर्कशॉप्स के बारे में, पर्यावरणीय कार्यशाला या कार्यगोष्ठी के बारे में बहुत ही डिटेल में स्टडी किया और अंत में जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के द्वारा उसका मूल्यांकन करने का भी प्रयास किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और आपका यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।